गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मेटल कटिंग से रिलेटेड लेक्चर सीरीज 5 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि डियर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल एंगल के बारे में डिस्कस किया था। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ टूल ज्योमेट्री, या हम कह सकते हैं टूल ज्योमेट्री एंगल के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने साइड कटिंग एज एंगल क्या होता है, इंड कटिंग एज एंगल क्या होता है, साइड रिलीफ एंगल, इंड रिलीफ एंगल एंड नोज रेडियस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का लेक्चर हम लोग क्या करेंगे डियर, उसी टूल से रिलेटेड रैक एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा रैक एंगल क्या होता है और रैक एंगल हमारा कितने टाइप का होता है, उसी चीज के हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए डियर, रैक एंगल क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर हम अगर हम शेपिंग या प्लेनिंग की बात करें तो ये हमारा वर्कपीस हो गया और इस तरीके से इस पे हम लोग कटिंग कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टूल। सपोज करिए ये हमारा हो गया टूल। अब देखिए डियर, इस पर ये जो चिप आगे बढ़ती है, ये जो चिप आगे बढ़ती वह इसी फेस से होकर जाती है। इस टूल को अगर हम लोग आगे केवल ऐसे बनाएं, यह टूल हमारा क्या होता है, इस तरीके से बनता है। अब इस पे देखिए डियर, यह कटिंग एज होती है और चिप इसी फेस के ऊपर से स्लाइड होकर जाती है। जिस फेस से आगे जाती है उसी को बोलते हैं रैक फेस। चिप हमारी जिस फेस से स्लाइड होकर आगे बढ़ती है उसी को बोलते हैं डियर रैक फेस। अब इसमें क्या होगा, इस रैक फेस पे हम लोग कुछ एंगल देते हैं। कैसे एंगल देते हैं, कितना देते हैं, उसी का डिस्कशन हम लोग करने चल रहे हैं। अगर हम 3D डायग्राम के अकॉर्डिंग समझे तो जैसे देखिए डियर, ये हमारी साइड कटिंग एज है। यहाँ देखिए, ये हमारी साइड कटिंग एज है और ये हमारी इंड कटिंग एज है और यहाँ पे हमारा ये नोज रेडियस है, नोज रेडियस है। अब देखिए, अगर साइड कटिंग एज पर कोई मशीनिंग होगी तो चिप्स ऐसे आगे बढ़ेगी, और अगर इंड कटिंग एज पर कोई मशीनिंग होगी तो चिप्स ऐसे आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दोनों केसेस में इस फेस से ही चिप्स होकर आगे बढ़ रही है। मतलब इसी फेस को, ये वाली जो फेस आप देख रहे हैं, इसी फेस को हम लोग बोलते हैं रैक फेस। अब यहाँ से देखिए डियर, क्या होता है कि यहाँ देखो, इसके पीछे इसको स्लोप मिल रहा है। देखिए स्लोप कितना मिला, ये यहाँ पे इतनी हाइट है, लेकिन यहाँ पे देखिए इतनी हाइट हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में देखिए ये स्लोप देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर हम कांच की गोली से जूम करना चाहें, अगर कांच की गोली यहाँ रखें तो वह लुढ़क कर पीछे चली जाएगी। मतलब चिप को कहीं ना कहीं पीछे स्लोप फील हो रहा है। इंड कटिंग एज से अगर हम यहाँ देखें तो वो भी पीछे की ओर स्लोप फील हो रहा है। तो यही सारे स्लोप हमारे कहलाते हैं डियर रैक एंगल, और वह किस पे दिए जाते हैं, इस रैक फेस पर दिए जाते हैं। अब ये रैक एंगल बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है साइड रैक एंगल और एक होता है, देखिए रैक एंगल की अगर हम बात करें तो वह सिंपल सा क्लासिफिकेशन हमारा कैसा है, रैक एंगल हमारा होता है एक साइड रैक एंगल होता है और एक हमारा बैक रैक एंगल होता है। साइड रैक एंगल का मतलब क्या होता है, साइड कटिंग एज पे जो हमारा एंगल देता है ये बैक रैक एंगल होता है, और इंड कटिंग एज पे जितना एंगल मिलता है उसे साइड रैक एंगल होता है। और बैक रैक एंगल को देखिए, बैक रैक एंगल से ही क्वेश्चन आपका, बैक रैक एंगल को हम लोग फर्दर 3 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं: पॉजिटिव बैक रैक एंगल, जीरो बैक रैक एंगल एंड नेगेटिव बैक रैक एंगल। ये हमारा 3 तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रैक। अब हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे डियर कि रैक एंगल हमारा होता क्या है। रैक एंगल हमारा होता क्या है, तो देखिए, द इफेक्ट ऑफ रैक एंगल ऑन द मीन फ्रैक्शन एंगल इन मशीनिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द स्टाइकिंग एंड देन स्लाइडिंग द फ्रिक्शन मॉडल। मतलब अगर हम बात करेंगे डियर, अगर हम जैसे टर्निंग ऑपरेशन की ही बात करें, सपोज करिए कि हम मान लीजिए कुछ ऐसी बात करें, सपोज करिए कि हमारे पास एक वर्कपीस, अब ये हमारा इस पे टर्निंग हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये हम लोग इस पे ये टर्निंग कर रहे हैं। सपोज करिए कि हमारे पास अब हम लोग, मान लीजिए कि ये हम लोग बना रहे हैं टूल।
अब ये हमने बना दिया। अब यहाँ पे क्या होगा डियर, ये जो चिप आगे बढ़ेगी, ये चिप जो है आगे बढ़ेगी, ये कुछ ऐसे आगे बढ़ेगी, ये चिप ऐसे आगे बढ़ेगी। अगर इस वर्कपीस को ऐसे रोटेट कराएंगे तो अनदर केस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये हमारे पास वर्कपीस हो जाए और टूल हमारा कुछ ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, तो अब चिप क्या होगी, इस पर ऐसे आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट केस में हमारा क्या हो जाए, ये हो जाए। अब अगर हम टूल की बात करें तो टूल हमारा कुछ ऐसा हो जाए और चिप हमारी कुछ इस तरीके से आगे बढ़े। तो यहाँ देखिए डियर, इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे चिप को इजी फील हो रहा है आगे बढ़ने के लिए, इसमें चिप को थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होगा और इसमें चिप को ज़्यादा डिफिकल्ट फील होगा। तो यही जो फेस है, जिस फेस से चिप हमारी स्लाइड होकर आगे बढ़ रही है, उसके बीच इस राइट फेस के नॉर्मल पैरेलल एक लाइन बढ़ाने पर ये जो एंगल बनता है, इसी को बोलते हैं रैक एंगल। यहाँ पर रैक एंगल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर रैक एंगल इतना है और यहाँ पर रैक एंगल इतना है। ये हमारा होता है रैक एंगल। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसको पॉजिटिव बोलते हैं, यह पॉजिटिव होता है, यह जीरो होता है और यह नेगेटिव होता है। अभी इसको और डिस्कस हम लोग करते हैं और डिटेल्ड में, अभी केवल इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पहले क्या होगा डियर, देखिए हम लोग रैक एंगल की बात कर रहे थे। तो रैक एंगल इज गिवन एट द फेस ऑफ टूल, यह हमारा टूल के फेस पर दिया जाता है। एंड फॉर स्मूथ पासिंग ऑफ चिप, चिप को स्मूथ पास करने के लिए, चिप आसानी से पास होकर जाए, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, रैक एंगल को देते हैं। एंड देखिए स्मूथ पासिंग ऑफ चिप विथ इंक्रीज ऑफ रैक एंगल, रैक एंगल जितना बढ़ाएंगे उतना ही चिप आसानी से पास होगी। द फोर्स इंड्यूस्ड ड्यूरिंग मशीनिंग विल बी रिड्यूस्ड, हेंस पावर कंजप्शन रिड्यूस्ड बट टूल बिकम्स वीकर। अगर रैक एंगल को हम लोग बढ़ाएंगे, मान लीजिए इसको हमने ऐसे कर दिया, अब ये ऐसे बन गया, तो ये रैक एंगल तो बढ़ गया, लेकिन टूल देखिए कितना वीक बन चुका है, टूल कितना वीक बन चुका है। तो रैक एंगल को हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो चिप तो आसानी से फ्लो करेगा, पावर कंजप्शन कम लगेगा, पावर फोर्स भी कम लगेगा, सरफेस फिनिश भी बेटर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि यह टूल क्या होगा, वीकर बनने लगेगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डियर कि इस रैक एंगल के अकॉर्डिंग कौन से टूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कौन से टूल की स्ट्रेंथ कम होगी। और ऑब्वियसली है कि अगर हम डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करेंगे तो उसमें हम लेस स्ट्रेंथ के टूल से भी मशीनिंग कर लेंगे, लेकिन जैसे हम लोग हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग शुरू करेंगे तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा डियर, टूल को ज़्यादा स्ट्रेंथ या ज़्यादा कटिंग फोर्स लगाना होगा मेटल को रिमूव करने। तो अब हम लोग आइए उसी पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए डियर, ये हम लोग पढ़ेंगे रैक एंगल में। ये तो हमने आपको डिफरेंस बता दिया कि रैक एंगल आपका देखो, ये नीचे की ओर जो स्लॉट आपको मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है, यही आपका रैक एंगल होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस रैक एंगल के क्लासिफिकेशन के बारे में और हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव रैक एंगल क्या होता है, जीरो रैक एंगल क्या होता है और नेगेटिव रैक एंगल क्या होता है। इस पे हम लोग बात करेंगे, वो अभी कौन से, बैक रैक एंगल के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैक रैक एंगल। देखिए अगर हम साइड रैक एंगल की बात करें, इसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, साइड रैक एंगल को अल्फा एस से डिनोट करते हैं और बैक रैक एंगल को अल्फा बी से डिनोट करते हैं। तो ये सिंबल आपको याद रखना है, साइड रैक एंगल अल्फा फॉर रैक एंगल, एस फॉर साइड एंड अल्फा फॉर रैक एंगल, बी फॉर बैक। अब बात करते हैं डियर, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बैक रैक एंगल हमारा क्या होता है। तो देखें, इट इज द एंगल मेड बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड लाइन पासिंग थ्रू द टिप ऑफ द कटिंग एज पैरेलल टू द लेंथ ऑफ टूल एंड दिस इज यूजुअली मेजर्ड इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द बेस। यह हमारा जैसे इंड रिलीफ और साइड रिलीफ एंगल को मेजर करते थे, सिमिलर उसी तरीके से देखिए इसके बीच बने एंगल को, ये जो एंगल हमारा है, एक एंगल आपका यहाँ बनेगा और एक एंगल आपका यहाँ बनेगा।
ये हमारा हो गया बैक रैक एंगल, ये हमारा हो गया साइड रैक एंगल। तो इस तरीके से हम लोग इसे मेजर करेंगे प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग। देन आफ्टर हमारा क्या होगा, साइड रैक एंगल हमारा होगा, इट इज द एंगल मेड बिटवीन द फेस ऑफ द टूल, दोनों आपके टूल के फेस से जो लाइन पास होके जाएगी, एंड लाइन पासिंग थ्रू द टिप ऑफ द साइड कटिंग एज। ये हमारा क्या होगा, लाइन पासिंग होगी इंड कटिंग एज से, और ये हमारा क्या होगा, साइड कटिंग एज से हमारी पास होगी। देन इट इज मेज, देखें दिस एंगल इज यूजुअली मेजर्ड इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द बेस। ये हमारा हो गया। अब क्या है, इससे ज्यादा देखिए, अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। जैसे बात कर रहे हैं नोट पॉइंट में कि अल्फा बी एंड अल्फा एस के लिए बैक रैक एंगल और साइड रैक एंगल के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए, इट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ टूल टू सियर द वर्क मटेरियल एंड फॉर्म ऑफ टिप। मान लीजिए यह वर्कपीस हमारा ऐसा है, देखिए एक टूल हमारा ऐसा बन जाए और एक टूल हमारा कुछ ऐसा बन जाए। अब देखिए क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी, और ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा इसकी अपेक्षा। तो अब यहाँ पे देखिए, एक अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो इसके बीच जो एंगल बनेगा उसे हम लोग रैक एंगल बोलेंगे, इसके बीच जो एंगल बनेगा उसे हम लोग रैक एंगल बोलेंगे। रैक एंगल बढ़ाएंगे तो टूल का साइज छोटा होगा, और रैक एंगल घटाएंगे तो टूल का साइज बड़ा होगा। तो जो हमारा होता है रैक एंगल, जो डिपेंड करता है अपने मशीनिंग फोर्स पर। तो यहाँ क्या होगा कि द इफेक्ट ऑफ एबिलिटी ऑफ टूल सियर वर्क मटेरियल एंड फॉर्म ऑफ, जितना रैक एंगल को हम लोग बढ़ाएंगे उतना ही चिप आसानी से बाहर जाएगी। देखो ये घटा दिया तो चिप अब डिफिकल्ट से बाहर जाएगी। यहाँ से अगर हमने टूल बना दिया तो चिप और डिफिकल्ट से ऐसे बाहर जाएगी। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा रैक एंगल को हम लोग बढ़ाएंगे चिप आसानी से फ्लो करेगा, लेकिन टूल का स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। ये हमारा हो गया। इन टर्निंग पॉजिटिव रैक एंगल टेक्स द चिप अवे फ्रॉम मशीन सरफेस वेयर नेगेटिव रैक एंगल डायरेक्ट द चिप ऑन द टूल सरफेस या मशीन सरफेस। इसको भी हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, इसको भी हम लोग बताने चल रहे हैं कि इस लाइन का मेन मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अभी इस एस्पेक्ट को हम लोग समझेंगे। इसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं डियर कि जो हमारा रैक एंगल है उस रैक एंगल को हम लोग तीनों वही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। जो बैक रैक एंगल है, बैक रैक एंगल मतलब अल्फा बी। अब अल्फा बी के तीन क्लासिफिकेशन होंगे, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा जीरो और एक होगा नेगेटिव। अब इन तीनों क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि क्या क्या एस्पेक्ट हमारा तैयार हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे डियर, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरीके से, सपोज करिए कि हम फर्स्ट पढ़ेंगे पॉजिटिव बैक रैक एंगल। यहाँ डायग्राम से हम आपको समझा दे रहे हैं, आगे भी डायग्राम हमने ऐड कर रखे हैं और उसकी डिटेल्ड थ्योरी भी हमने ऐड कर रखी है। देखिए सपोज करिए शेपर या प्लेनर की बात करें, अगर हम मशीनिंग के लिए शेपर या प्लेनर की बात करें, ये हमारे पास ये वर्क पीस हो गया। देखिए होगा क्या, जहाँ पे आप ऐसे देखिए, एक हमने इस तरीके का एक लाइन, ये जहाँ पे टूल की कटिंग है जिस पे कट करना स्टार्ट करेगी, वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। उस परपेंडिकुलर लाइन के अगर राइट साइड में ये रैक फेस होगी वो कहलाता है पॉजिटिव रैक एंगल। और देखिए एक तीनों डायग्राम से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, तीन डायग्राम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसी डायग्राम से ऐसा हमने तीन डायग्राम ले लिया। इन तीनों डायग्राम में अगर हम टूल की बात करें, इसमें टूल हमने कहाँ ले लिया, इसमें टूल हमने ऐसा ले लिया और इसमें टूल हमने
ऐसा ले लिया, या इसको हम लोग यहाँ पे अलग बनाते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ये वर्कपीस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ये परपेंडिकुलर लाइन हम लोग लिए थे, और इसी लाइन के रेफरेंस में हम लोग क्या ले लेंगे, ऐसा टूल बना देंगे। ये क्लियरेंस रखेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये वर्कपीस हो गया और ये वर्कपीस हो गया, ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डियर, टूल को हम लोग अब ऐसा बना देंगे। ये क्लियरेंस एंगल हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये वाला क्लियरेंस एंगल सभी टूल के लिए कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे क्या एस्पेक्ट आपको दिखाई दे रहा है डियर, देखिए टूल की कटिंग है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती, जहाँ से शियर स्टार्ट होता है, वहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने पर उस परपेंडिकुलर लाइन की अगर राइट साइड में रैक फेस है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव बैक रैक एंगल। अगर उस लाइन पर है तो ये कहलाएगा जीरो बैक रैक एंगल। अगर लाइन के लेफ्ट साइड में हमारा एंगल बन रहा है तो ये कहलाएगा नेगेटिव बैक रैक एंगल। तो आई होप आपको ये तीन चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पॉजिटिव बैक रैक एंगल क्या होता है, जीरो बैक रैक एंगल और नेगेटिव बैक रैक एंगल फॉर रेक्टेंगुलर वर्कपीस के लिए। अगर सर्कुलर वर्कपीस की बात करें तो सर्कुलर वर्कपीस के लिए यही तीनों कैसे बनेगा डायग्राम डियर, देखिए सर्कुलर वर्कपीस के लिए यह कुछ हमारा ऐसा बनेगा। मान लीजिए कि यह हमारा वर्कपीस हो जाए और यह हमारा ऐसा हो जाए। अब इसमें टूल हमारा कैसा लगेगा डियर, देखिए टूल हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से लगेगा, और ये जो चिप हमारी जाएगी वो हमारी ऐसे जाएगी, जो चिप हमारी जाएगी वो हमारी ऐसे जाएगी। अब यहाँ देखो इस लाइन को हम अगर ऐसे एक्सटेंड करें और इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, इसे बोलेंगे पॉजिटिव बैक रैक एंगल। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाए, मान लीजिए कि टूल हम लोग ऐसे बना दें, मान लीजिए कि हम लोग टूल को ऐसा बना दें और जो चिप हमारी होगी, ये जो चिप हमारी होगी डियर, वह कुछ हमारी इस तरीके से बाहर जाए। और थर्ड केस में हम लोग क्या करें, कुछ हम लोग टूल को ऐसा बना दें, ऐसा टूल बना दें और ये जो चिप हमारी होगी वो हमारी कैसी जाएगी डियर, वो हमारी चिप ऐसी जाएगी। अब दोनों तीनों केस में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है इसके बीच जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव बैक रैक एंगल बनेगा, और ये हो गया जीरो बैक रैक एंगल। जीरो बैक रैक एंगल प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं होती है डियर, वह ऑलरेडी टूल अगर कोई एंगल नहीं दिया गया है, ऑलरेडी अगर फ्लैट सरफेस है तो मतलब जीरो बैक एंगल उसमें है ही है। ये हमारा हो गया, और इस तरीके से अगर हमने बना दिया तो वो कहलाएगा नेगेटिव बैक रैक एंगल। इसके लिए जो टूल हमारा बनता है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। यह थोड़ा सा सही नहीं बना, तो ये हमारा हो गया, और इसके लिए हमारा ये हो गया। तो ये कैसा हो गया, सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए, सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए, और ये हमारा किसके लिए हो गया, रेक्टेंगुलर वर्कपीस के लिए बैक रैक एंगल। अब इन तीनों क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं, फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, एक एक रैक एंगल को अच्छे से डिफाइन करेंगे, वन बाय वन डायग्राम में। आप यहाँ पे समझो डियर, राइट साइड में इधर एंगल बन रहा है तो पॉजिटिव बैक रैक एंगल, एग्जैक्ट यहाँ पे बन रहा है मतलब ये बन रहा है तो जीरो बैक रैक एंगल, और अगर ये रैक फेस इधर लेफ्ट साइड में जितना डिग्री आ जा रही है वह कहलाएगा नेगेटिव बैक रैक एंगल। अब इसमें देखिएगा, इसके टूल की देखिए, इस टूल में केवल और केवल इतना ही मटेरियल है, तो मतलब इस टूल की स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, लो होगी। इस टूल की स्ट्रेंथ इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, देखिए इसकी स्ट्रेंथ इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं मीडियम होगी, और इसको हम कह सकते हैं हाई होगी। मतलब हमें यह समझ में आ गया डियर कि
पॉजिटिव बैक रैक एंगल, जितना पॉजिटिव बैक रैक एंगल बढ़ाएंगे उतना ही टूल वीकर बनता जाएगा, लेकिन चिप आसानी से स्लाइड करेगी। यह भी हमारे लिए एक फायदा है कि टूल आपका वीकर बनेगा बट चिप उस पर आसानी से स्लाइड करेगी। इसमें देखो चिप को क्या है, बाहर जाने के लिए कितनी कठिनाई फील हो रही है। इसमें भी चिप बाहर जा रही, बट इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी फील हो रही है, बट इसमें आसानी से बाहर चली जाएगी। तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे ये पता चला कि बैक रैक एंगल अगर पॉजिटिव होगा तो टूल की स्ट्रेंथ लो होगी, जीरो होगा तो टूल की स्ट्रेंथ मीडियम होगी, या जीरो से ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव से ज़्यादा होगी और नेगेटिव से कम होगी। और नेगेटिव अगर हमारा है तो टूल सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। अब चलिए वर्कबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए किसी भी डक्टाइल मटेरियल को काटने के लिए कम स्ट्रेंथ चाहिए होगा और हार्ड और ब्रिटल मटेरियल को काटने के लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, नेगेटिव बैक रैक एंगल की। अब यहाँ से आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ गया डियर कि ब्रिटल एंड हार्ड मटेरियल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, नेगेटिव बैक रैक एंगल का यूज करेंगे कटिंग करने के लिए। और मीडियम यानी कि हार्ड मटेरियल के लिए, मीडियम हार्ड मटेरियल के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, जीरो बैक रैक एंगल। जैसे कि कास्ट आयरन, पूछा भी जाता है कास्ट आयरन आपका कैसे बैक रैक एंगल यूज होता है, कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए क्या यूज करते हैं, तो जीरो बैक रैक एंगल यूज करते हैं। और पॉजिटिव बैक रैक एंगल किसके लिए यूज करेंगे, डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो ये तो हमारा हो जाता है डियर अकॉर्डिंग टू मटेरियल। अगर हम यहाँ पे स्टडी करें सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, पॉजिटिव बैक रैक एंगल में मटेरियल आपका केवल और केवल इतना ही है। जीरो बैक रैक एंगल में मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ गई क्योंकि मटेरियल थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन नेगेटिव में देखो यह इतना मटेरियल का हमारा टूल बन गया। तो नेगेटिव में आपका क्या हो गया, नेगेटिव में सबसे ज़्यादा जीरो में उससे कम होगा और पॉजिटिव में उससे भी कम। तो सेम वही फिनोमेना यहाँ पर भी लागू होगा, हम केवल आपको इसके अकॉर्डिंग ही समझाते चल रहे हैं। बात करते हैं, ये तो हो गया मटेरियल के अकॉर्डिंग। चलिए कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा कि अगर फीड और डेप्थ ऑफ कट बढ़ाएंगे, मान लीजिए कि डेप्थ ऑफ कट इतनी हमने ले लिया, जितनी ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट लेंगे उतनी ज़्यादा कटिंग फोर्स लगाना होगा, और ज़्यादा कटिंग फोर्स लगाना होगा तो टूल की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में तुरंत ये कॉन्सेप्ट आया होगा डियर कि टूल की स्ट्रेंथ तो कम है, इसका मतलब इस पे डेप्थ ऑफ कट और फीड कैसे लेंगे, लो लेंगे। आपके दिमाग में देखिए तुरंत ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको जनरेट होगा, ये क्या होगा, लो फीड एंड लो डेप्थ ऑफ कट लेंगे। अब इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी है तो थोड़ी सी फीड और डेप्थ ऑफ कट हम बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मीडियम फीड एंड डेप्थ ऑफ कट लेंगे। अब इस टूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यह टूल ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो इसमें डेप्थ ऑफ कट हम कितनी भी हाई रख दें, कितनी का मतलब अब ये भी नहीं कि 5 मीटर एक साथ काट देंगे, एक लिमिट है कि मतलब इन दोनों से ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट इसमें रखेंगे। और कितनी रखेंगे वो डिपेंड करेगा इस वर्कपीस और इस टूल के स्ट्रेंथ। अब इसमें क्या है, डेप्थ ऑफ कट ये हम रखेंगे हाई, डेप्थ ऑफ कट एंड फीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट हम लोग इसमें हाई रखेंगे। यह कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया कि नेगेटिव बैक रैक एंगल में फीड और डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा रखेंगे, जीरो में उससे कम रखेंगे और पॉजिटिव में सबसे कम रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं डियर, कटिंग स्पीड। अब आप देखो जब कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे तो हीट जनरेशन ज़्यादा बढ़ेगा और कटिंग स्पीड धीरे धीरे कट करेंगे तो हीट जनरेशन कम होगा। आप सपोज करो कि टूल की स्ट्रेंथ कम है, अगर इसे हाई कटिंग स्पीड पे यूज करेंगे तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट होगा, तो जिस वजह से इस टूल के बेंड होने के चांस भी बढ़ जाएंगे, बेंड होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा कि ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होगा, टूल पर भी ट्रांसफर होगा और टूल को भी गर्म करेगा। तो इसीलिए अब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट और आ गया होगा डियर कि पॉजिटिव बैक रैक एंगल के लिए कटिंग स्पीड हम कम से कम रखेंगे ताकि टूल बेकार ना हो, टूल टूटे ना, टूल बेंड ना हो। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो कटिंग स्पीड, लो सीवी,
कटिंग स्पीड पॉजिटिव बैक रैक एंगल के लिए लो रखेंगे और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मीडियम CV कर देंगे। और अब देखो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हैवी साइज का है, ज़्यादा टेम्परेचर को बियर करेगा, तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे हाई कटिंग स्पीड ले लेंगे। तो ये सिंपल था आपको समझाने का फिनोमेना था डियर, रैक एंगल में क्लासिफिकेशन ऑफ रैक एंगल का। अब इसी का टेबुलेशन फॉर्म हमने आपको यहाँ पे दिया है, ये टेबुलेशन फॉर्म हमने आपको यहाँ पे दिया है। अगर हम बात करेंगे देखिए पॉजिटिव बैक रैक एंगल, जीरो बैक रैक एंगल और नेगेटिव बैक रैक एंगल की, तो इसके अकॉर्डिंग डियर हम लोग क्या करेंगे, यदि हमारी फीड की बात है तो देखिए पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव में टूल की स्ट्रेंथ लो है तो फीड को क्या करेंगे, लो रखेंगे, जीरो में इससे थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे और नेगेटिव में सबसे ज़्यादा रखेंगे क्योंकि टूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा। देन डेप्थ ऑफ कट भी सिमिलर भाई, जितनी कट बढ़ाएंगे उतना ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी और टूल की स्ट्रेंथ पॉजिटिव में कम है तो डेप्थ ऑफ कट लो रखेंगे और जीरो में मीडियम रखेंगे और नेगेटिव में रखेंगे। देन आगे बात करते हैं डियर कटिंग स्पीड की। कटिंग स्पीड देखिए हम क्या करेंगे, जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी उसकी कटिंग स्पीड कम रखेंगे, नहीं तो हाई टेम्परेचर की वजह से वह टूल फेल कर जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी, लो कटिंग स्पीड, और जीरो की स्ट्रेंथ इससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं, मतलब मीडियम कटिंग स्पीड या एवरेज कटिंग स्पीड रखेंगे और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाई कटिंग स्पीड। तो ये हमारा हो गया कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग। अब आगे बात करते हैं डियर डिगिंग और चैटिंग। ये मान लीजिए टूल, अब यह टूल जब कट करेगा अगर इसका साइज हैवी होगा तो यह टूल इस पे फोर्स ज़्यादा लगाएगा क्योंकि तो रिएक्शन आता है, यह टूल को रिएक्शन फोर्स लगा कर सेपरेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक फोर्स हम लोग लगातार लगाएंगे ताकि यह टूल इसके साथ इंटरसेक्ट रहे। अगर टूल की स्ट्रेंथ कम होगी तो यह टूल इस पर क्या होगा, बार बार सेपरेट होगा फिर इंटरसेक्ट होगा, तो इस तरीके की एक पीक एंड वैली बनाएगी जो माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें पता चलेगा। तो जब टूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो यह डिगिंग, ये जो टूल इस तरीके से करता हुआ जाएगा इसी को बोलते हैं डिगिंग या चैटरिंग। मतलब टूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो डिगिंग या चैटरिंग नहीं होगा और कम होगी तो यह टूल ऑटोमेटिक ऐसे डिगिंग और चैटरिंग बनाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव की डिगिंग या चैटरिंग क्या होगी, हाई होगी क्योंकि स्ट्रेंथ लो है, और जीरो में क्या है, स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ गई तो चैटरिंग कम हो जाएगी और नेगेटिव में सबसे कम हो जाएगी। यह हमारा हो गया। मटेरियल की बात करेंगे तो पॉजिटिव रैक एंगल डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज करते हैं, जीरो रैक एंगल ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज करते हैं, और इससे ब्रिटल लाइक दैट कास्ट आयरन। नेगेटिव बैक रैक एंगल हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज करते हैं। अब देखिए टूल लाइफ की बात करेंगे तो भाई इसकी स्ट्रेंथ कम है तो इसकी टूल लाइफ कम होगी, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इससे और ज़्यादा टूल लाइफ होगी, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसकी टूल लाइफ सबसे ज़्यादा। तो ये था एक सिंपल सा रैक एंगल का टेबुलेशन फॉर्म जो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसे आप क्या करिए, इस तरीके से जितने भी स्टार आपको लगाना है इस पर लगा लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। इस टेबुलेशन फॉर्म से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब चलिए डियर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन ऑन रैक एंगल। वही जो हमने अभी आपको बताया उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि रैक एंगल हमारा क्या है। डिस्कशन ऑन रैक एंगल एज रैक एंगल इंक्रीज। जब हम लोग रैक एंगल को इंक्रीज करेंगे, अब इसमें ये बात आएगी कि कौन सा रैक एंगल, देखिए जीरो को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, जीरो तो जीरो है, ऑलरेडी रैक फेस पे बना ही है, जीरो को थोड़ी बढ़ा पाएंगे। तो हमारा क्या है, या तो पॉजिटिव को बढ़ाएं या नेगेटिव को बढ़ाएं। तो बेसिकली जब केवल रैक एंगल इंक्रीज करता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वह अंडरस्टूड होता है कि वह पॉजिटिव रैक एंगल को बढ़ाने की बात। जहां नेगेटिव बढ़ाने की बात करेगा वहां स्पेशल बोलेगा इफ इंक्रीज द नेगेटिव रैक एंगल। यदि केवल ये कहे इफ इंक्रीज द रैक एंगल दैट मीन्स पॉजिटिव रैक एंगल को इंक्रीज करना। तो यहाँ देखिए एज पर रैक एंगल इंक्रीज मतलब कौन सा इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव
रैक एंगल। जब पॉजिटिव रैक एंगल को डियर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो उस समय क्या होगा, देखिए रिक्वायर्स फॉर कटिंग के लिए हमारा फोर्स एंड पावर क्या हो जाएगा, फोर्स एंड पावर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि चिप हमारी आसानी से फ्लो करती है। और देखिए ये जो हमारा है कुछ थर्मल स्ट्रेंथ एंड टूल लाइफ आपकी डिक्रीज होगी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी, टूल आपका छोटे साइज का हो जाएगा, ये टूल आपका इस साइज का हो जाएगा। तो अब ये टूल लाइफ आपकी टूल छोटा हो गया तो इस स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, थर्मल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी और टूल लाइफ भी डिक्रीज। ये हमारा हो गया। चिप थिकनेस आपका क्या होगा, चिप थिकनेस चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस चिप। जितना देखो ये इस तरीके से आप देखो, ऐसा अगर है तो यहाँ पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस चिप बनने के चांस इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है और इसमें सबसे कम है। तो ये चीज़ ध्यान देना आप कि नेगेटिव बैक रैक एंगल में कॉन्टिन्यूअस चिप बनने के चांसेस कम है, जीरो मूव से थोड़े से ज़्यादा है, और पॉजिटिव बैक रैक एंगल में कॉन्टिन्यूअस चिप बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ये हमारा हो गया। देखिए ये डायग्राम से आप समझिए, टूल आपका इस तरीके से दिखाई दे रहा है 1 2 एंड 3। यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है डियर, अगर इस लाइन को आगे बढ़ाएं देखिए इसके बीच में जो एंगल है वही कहलाएगा पॉजिटिव बैक रैक एंगल, ये भी कहलाएगा आपका पॉजिटिव बैक रैक एंगल और ये भी कहलाएगा पॉजिटिव बैक रैक एंगल। अब इसमें देखो यहाँ बैक रैक एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया तो इस वजह से टूल की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई, और यहाँ पे कम रखा गया है पॉजिटिव तो टूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो जितना पॉजिटिव बैक रैक एंगल को बढ़ाएंगे चिप तो उतना आसानी से चिप ऐसे जाएगा, आसानी से फ्लो होकर बाहर निकलेगा, लेकिन टूल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपका इस डायग्राम तो देखिए खुद आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम बात करें, देखिए डिस्कशन ऑन रैक एंगल पे हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर द सेम डेप्थ ऑफ कट, फॉर द सेम डेप्थ ऑफ कट का मतलब ये जो हमारा वर्कपीस हो गया, ये देखिए एक हमने इतनी डेप्थ ऑफ कट ले लिए, दूसरा हमने ये डेप्थ ऑफ कट दोनों हमारी क्या है, सेम है, ये डेप्थ ऑफ कट दोनों हमारी सेम है। आगे कह रहा है फॉर द सेम डेप्थ ऑफ कट इंक्रीज रैक एंगल, इंक्रीज द शियर एंगल फाई एंड डिक्रीज द शियर प्लेन एज लेंथ। अभी हम लोग शियर एंगल नहीं पढ़े हैं, ये जो प्लेन हमारा कट होता है डियर, ये हमारा होता है शियर प्लेन, और यह जितना डिग्री यहाँ से एंगल बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं शियर एंगल फाई। शियर एंगल फाई, इससे क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अभी शियर एंगल हम लोग पढ़ेंगे तो इसको फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे आप समझिए। देखिए अगर ये इतना होता, ये इतना होता, यहाँ से कट होता तो शियर एंगल इतना होता, अगर ये इतना हो जाए तो शियर एंगल इतना हो जाए। शियर एंगल जितना घटेगा शियर प्लेन उतना ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, मान लो कोई कटिंग यहाँ से हो रही है तो शियर इधर हो रहा है, ये शियर एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से देखो शियर प्लेन एरिया, अगर हम 3D की बात करें तो शियर प्लेन एरिया आपका क्या हो गया, ये हो गया शियर प्लेन एरिया। अब उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम शियर एंगल को और कम कर दें, मान लो शियर एंगल को इतना कर दिया, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। तो जो शियर प्लेन एरिया हमारा होगा डियर, जो शियर प्लेन एरिया होगा वो हमारा ये वाला शियर प्लेन एरिया होगा। देखो ये शियर एंगल फाई हो गया, शियर एंगल कम होगा तो शियर प्लेन एरिया बढ़ेगा, जितना शियर एंगल कम होगा उतना ही यह शियर प्लेन एरिया बढ़ेगा, और जितना शियर एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री। भाई इधर थोड़ी आ जाएगा, मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है। तो शियर एंगल हमारा जितना घटेगा उतना ही शियर प्लेन एरिया बढ़ता है, और यह डिपेंड करता है इस पॉजिटिव रैक एंगल पे। तो यहाँ पे क्या होता है डियर, अभी हम लोग इस शियर एंगल को भी स्पेशल आगे क्लास में लेंगे, क्योंकि शियर एंगल, शियर वेलोसिटी, चिप वेलोसिटी,
कटिंग वेलोसिटी, इन सब का रिलेशन आपका आता है। फाई बराबर आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा, ये सारे फार्मूले आते हैं, टैन इनवर्स भी आता है। तो चलिए पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर द सेम डेप्थ ऑफ कट, यदि हम एक ही डेप्थ ऑफ कट की बात करें, इंक्रीज द रैक एंगल, मान लो इसमें रैक एंगल इतना लिए हैं, इसमें रैक एंगल हमने इतना ले लिया है, तो अब यहाँ रैक एंगल हमने क्या किया, बढ़ा दिया, पहले के केस में बढ़ा दिया। यदि हम रैक एंगल को इंक्रीज करेंगे, रैक एंगल, देन इंक्रीज द शियर एंगल फाई एंड डिक्रीज द शियर प्लेन लेंथ। तो ये हमारा क्या होता है, शियर एंगल आपका बढ़ जाता है और शियर प्लेन लेंथ आपका घट जाता है। एंड थॉस इट बिकम्स पॉसिबल रिमूव फॉर्टी विथ लेस पावर, पावर आपका लेस होगा। देखो जब अल्फा आपका इंक्रीज होगा तो फाई इंक्रीज होगा, देन लेंथ ऑफ शियर प्लेन आपका डिक्रीज हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। अब जैसे देखो कैसे समझिएगा, यदि हम इस अल्फा को बढ़ा दिए, मतलब यहाँ पे रख दिए, तो शियर प्लेन यहाँ पे जो था, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो ये जो शियर प्लेन एंगल है बढ़ गया। आप ऐसे देखिए, आप ऐसे देखिए, तो हम लोग हटा देते हैं के लिए, को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और देखिए मान लीजिए एक ही डायग्राम पे हम लोग समझने की, तो पहला ये शियर एंगल ले लिया हमने, और दूसरा हमने कलर चेंज करके एक और शियर एंगल ये ले लिया, ये ले लिया। अब उसके बाद देखिए डियर क्या है, मान लीजिए टूल लगा रहे थे, पहले केस में टूल हमने क्या लिया था, पहले केस में हमने टूल ये बनाया था, और दूसरे केस में हम लोग टूल क्या कर दे दिए, ये बना दे। यहाँ पे देखिए ये शियर एंगल, इसके लिए सॉरी, इसके लिए देखो रैक एंगल अगर हम बात करेंगे तो रैक एंगल यहाँ पे हमारा क्या है, आप देखिए रैक एंगल यहाँ पे केवल इतना है, लेकिन इसके लिए रैक एंगल इतना है। तो जब हम क्या करेंगे, रैक एंगल को बढ़ाएंगे, तो ये जो हमारा शियर एंगल है, देखो पहले शियर एंगल यहाँ पे हमारा 5 था, अब शियर एंगल इतना हो जाएगा। और जब शियर एंगल बढ़ेगा, देखो ये जो लेंथ ऑफ शियर प्लेन था, यही हमारी लेंथ ऑफ शियर प्लेन देखो डिक्रीज हो गया, इसकी लंबाई ज्यादा दिखाई दे रही, इसकी लंबाई कम। यह जितना यह शियर एंगल बढ़ेगा, यह शियर लेंथ की लंबाई उतनी ही कम होती जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि अल्फा बढ़ेगा तो शियर एंगल बढ़ेगा, और शियर एंगल बढ़ेगा तो ये जो लंबाई है यह कम होती जाएगी। देखो शियर एंगल घटा, लंबाई बढ़ गई, और घटा, लंबाई बढ़ गई, और घटा, लंबाई बढ़ गई। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। आगे बात करते हैं। इस तरीके से डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया था। यहाँ पे क्या है, इसकी स्ट्रेंथ मैंने दिखाई। अब यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेंथ आपकी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। देखिए अगर हम बात करेंगे सबसे इजी कट की, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव बैक रैक एंगल होगा उतना ही इजी कटिंग होगा। मतलब इधर की ओर बढ़ेंगे तो कटिंग डिफिकल्ट होती चली जाएगी, क्योंकि चिप को बाहर निकलने में डिफिकल्ट फील होगा। लेकिन स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सबसे कम स्ट्रेंथ इसका होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसका होगा। अगर हीट की बात करेंगे, देखो इंक्रीज हीट डिसिपिएशन, यह ज़्यादा हीट को डिसिपिएट करेगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा मटेरियल है और ज़्यादा सरफेस एरिया है। हीट कंडक्टिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो यह भी हीट को ज़्यादा कंडक्ट करेगा। कंडक्शन मतलब हीट डिसिपिएशन करेगा, इसके पास कम मटेरियल। ये हमारा होता है पॉजिटिव रैक एंगल, ये हमारा होता है नेगेटिव रैक एंगल। तो इस तरीके से रैक एंगल हो गया। अब देखिए रैक एंगल फॉर सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो हमने आपको बना के दिखाया था, ये वही डायग्राम है। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पॉजिटिव रैक एंगल है, यह जीरो रैक एंगल है, और यह जो डायग्राम बन रहा है ये हमारा है नेगेटिव रैक एंगल। तो इसके लिए हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ रैक एंगल ऑफ द टूल टू गाइड द चिप फ्लो डायरेक्शन एंड टू प्रोवाइड लेटर थर्मल एफिशिएंसी। मान लो अगर देखो ये जो रैक एंगल है, यहाँ चिप को इधर की ओर फ्लो कर रहा है, यह चिप को ऐसे फ्लो कर रहा है, यह चिप को ऐसे फ्लो कर रहा है, और यह चिप को ऐसे फ्लो कर रहा है। इसका मतलब यह रैक एंगल इस चिप के फ्लो को गाइड करता है।
तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि रैक एंगल इज गाइड द चिप्स ऑफ फ्लो, गाइड द चिप्स ऑफ फ्लो डायरेक्शन। देन अब बात कर रहे हैं थोड़ा सा पॉजिटिव रैक एंगल की, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ से जहाँ टूल की कटिंग एज इंटरसेक्ट करती है, देखो ये टूल हो गया, ये क्लियरेंस एंगल हो गया, इसके बीच बने एंगल को हम लोग रैक एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, लार्ज पॉजिटिव रैक एंगल प्रोवाइड मेनली ड्यू टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ कटिंग फोर्स। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रैक एंगल को बढ़ाएंगे उतना कटिंग फोर्स आपका रिड्यूस होगा, लेकिन टूल की स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं लार्ज द रैक एंगल और पॉजिटिव रैक एंगल। ये जब पॉजिटिव रैक एंगल को आप क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो क्या क्या इफेक्ट आएंगे वो समझ लेते हैं। फर्स्ट आपका क्या होगा, स्मॉलर कटिंग फोर्स एंड लेस पावर रिक्वायर्ड होगा, लेकिन लार्ज रैक एंगल लीव्स लेस मेटल एट द टिप ऑफ द टूल टू सपोर्ट द कटिंग एज एंड कंडक्ट अवे फ्रॉम द हीट, सो टूल लाइफ डिक्रीज। हमारा क्या होगा, रैक एंगल देखो, जब लार्ज रैक एंगल रखेंगे तो चिप को इजी फ्लो कराएगा, कटिंग फोर्स भी कम लगेगा, पावर कंजप्शन भी कम लगेगा, लेकिन यहाँ पर इसके पास कम मटेरियल होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, जिससे इसकी टूल लाइफ क्या हो जाएगी, कम रहेगी। तो ये हमारा होता है एस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव रैक। देन पॉजिटिव रैक एंगल will be used for common cement। जब हम बात करेंगे इसके लिए, देखो when machine a low strength material, अभी मैंने आपको टेबुलेशन फॉर्म में भी बताया कि पॉजिटिव रैक एंगल कब यूज करेंगे, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल के लिए, या ऐसे मटेरियल के लिए जिसकी स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, लो होगी। देन सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल करने के लिए बहुत मजबूत टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब फॉर मशीनिंग ऑफ सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल रिक्वायर्ड टूल स्ट्रेंथ इज वेरी स्मॉल, कम स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड होगी। हाई या लार्ज स्ट्रेंथ आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग ऑफ सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। देन मशीनिंग पतले टूल से ही कर लेंगे, इसे पावर भी बचेगी, मतलब लेस पावर फोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग ऑफ सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। ये हमारा हो गया। देन बात कर रहे हैं जीरो रैक एंगल की। जीरो रैक एंगल का मतलब टूल आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये जीरो रैक एंगल, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ऑलरेडी टूल में ये इनबिल्ट होता है, जब टूल को हम बनाते हैं तो उसी तरीके का बनाते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इस टूल पर या तो पॉजिटिव रैक एंगल हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं या फिर नेगेटिव। तो अब देखिए, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल हैज जीरो रैक एंगल। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, यदि हमें किसी भी शैफ्ट पर लेथ मशीन पर थ्रेड काटनी है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से, तो उस टूल पर जीरो रैक एंगल होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज्ड इन थ्रेड कटिंग यूज्ड फॉर, किसके लिए होगा, जीरो रैक एंगल, पॉजिटिव रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल या ऑल ऑफ दीज। ये ऐसा क्वेश्चन आपका बना है। इन थ्रेड कटिंग यूज्ड ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन लेथ मशीन used of ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ए ऑप्शन में आपको देगा पॉजिटिव रैक एंगल, बी ऑप्शन में देगा नेगेटिव रैक एंगल, सी में आपका देगा जीरो रैक एंगल, एंड डी में आपका देगा बोथ
ए एंड बी, मतलब या तो आइदर ए, ऐसे नहीं देगा, ये ऐसे देगा आइदर ए और बी, या तो पॉजिटिव लेंगे या तो नेगेटिव लेंगे। तो हमेशा याद रखना केवल और केवल हम लोग क्या लेते हैं, जीरो बैक रैक एंगल आर यूज्ड इन सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इट इज ट्रू फ्रॉम कटिंग प्रोड्यूस या नो रैक शुड बी ग्राउंडेड ऑन द टूल एंड द टॉप ऑफ द टूल मस्ट बी हॉरिजेंटल। टॉप की सरफेस आपकी कैसी रहेगी, फ्लैट रहेगी, हॉरिजेंटल रहेगी, एंड बी सेट एग्जैक्टली इन लाइन विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्कपीस, बिल्कुल आपको उस एक्सिस के सेम में रहेगी। जैसे ये हमारा आपको दिखाई दे रहा है, ये टूल आपका हो गया और इसी के एक्सिस से जहाँ पे टच कर रहा है उसी के परपेंडिकुलर एक्सिस से वो बन रहा है। इसी को हम लोग रेफरेंस लाइन बोलते हैं, जहाँ से हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। देखिए यह टूल में पहले से बना रहता है, हमें बनाना नहीं पड़ता है। तो हमने आपको बताया कि रैक एंगल आपका क्या है, यह टूल है, यह पहले से इस पे बना रहता है, ये वाला एंगल इसमें पहले से बना रहता है। अब देखो इफेक्ट ऑफ जीरो रैक एंगल में ही, इट इज अवॉइड डिगिंग टेंडेंसी ऑफ टूल इनटू वर्कपीस, लेकिन सबसे कम डिगिंग आपकी किस में होगी, नेगेटिव रैक एंगल में। पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा डिगिंग या चैटरिंग होगी, जीरो में उससे कम होगी और नेगेटिव में सबसे कम होगी, हमने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो जीरो रैक एंगल इज रिकमेंडेड और व्हेन द मशीनिंग ऑफ ब्रास एंड कास्ट आयरन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप इसे जितने भी स्टार मार्क लगाना चाहें लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में यही सीधे सीधे पूछा है कि अगर हमें ब्रास की मशीनिंग करनी है, एसएससी जेई में भी पूछा है, स्टेट इंजीनियरिंग में भी, डीएमआरसी में भी, कहीं पे भी आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पुटअप कर दिया गया है कि ब्रास के लिए या कास्ट आयरन के लिए, दोनों भी दे सकता है, लेकिन अक्सर तक केवल एक पूछेगा, या तो ब्रास के लिए या कास्ट आयरन, ब्रास मतलब पीतल के लिए। तो अब ये हमारा ब्रास एंड कास्ट आयरन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं डियर, जीरो बैक रैक एंगल। और नेक्स्ट हमने बताया ही, when thread is cutting the single point cutting tool, zero back rack angle are used, and last, in all form of tool rack angle is always zero. In all the form of tool rack angle is always zero, और हम अपने अकॉर्डिंग उस पे एंगल को प्रोवाइड कराते हैं। ऑलरेडी वह जीरो एंगल बन के आता है, हम अपने डिजायर्ड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, या तो नेगेटिव रैक एंगल प्रोवाइड कराते हैं या पॉजिटिव रैक एंगल उस पर देन बात करेंगे नेगेटिव रैक एंगल की, मतलब इस रेफरेंस लाइन से इस टूल की रैक फेस हमारी क्या हो जाए, लेफ्ट साइड में आ जाए, तो यह जितना एंगल बनाएगा इसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव बैक रैक एंगल। टूल की स्ट्रेंथ इसमें सबसे ज़्यादा होगी, चिप को बाहर जाने में डिफिकल्टी फील होगी, कॉन्टिन्यूस चिप कम बनेगा, डिगिंग और चैटरिंग सबसे कम होगी, कटिंग फोर्स ज़्यादा लगा सकते हैं, कटिंग स्पीड बहुत लगा सकते हैं, हाई कटिंग स्पीड, हाई डेप्थ ऑफ कट और हाई फीड के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। देखिए स्मॉलर रैक एंगल फॉर नेगेटिव रैक एंगल, स्मॉलर का मतलब अगर हम केवल इतना ही ले लें तो ये जो एंगल हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉलर, और अगर हम बढ़ाना चाहें तो टूल को इतना ले सकते हैं, तो ये एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, लार्जर नेगेटिव रैक एंगल। ये स्मॉलर नेगेटिव रैक एंगल, ये लार्जर नेगेटिव रैक एंगल। अगर स्मॉलर लेगा तो इसका मतलब टूल थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ होगा, लार्जर नेगेटिव रैक एंगल से कम स्ट्रेंथ का होगा। तो यहाँ देखिए स्मॉलर रैक एंगल मीन्स नेगेटिव रैक एंगल की बात कर रहा है, इंक्रीज द एज स्ट्रेंथ बोथ मैकेनिकल एंड थर्मल। तो वहाँ पे क्या है, उस टूल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, एंड इंक्रीज द टूल लाइफ कॉमा इंक्रीज द रिक्वायर्ड कटिंग फोर्स एंड रिक्वायर्ड वेरी हाई पावर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेगेटिव रैक एंगल के लिए यदि हम लोग नेगेटिव रैक एंगल यदि हम लोग क्या करेंगे, कम लेंगे, वो हमारा टूल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कटिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा, पावर कंजप्शन भी ज़्यादा लगेगा। इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव रैक एंगल
टूल इज रिकमेंडेड यूज्ड व्हेन, इसे हम लोग कब यूज करेंगे, तो जब सबसे ज़्यादा ब्रिटल और हार्ड मटेरियल की मशीनिंग करनी हो, तो वहाँ पर डियर हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव रैक एंगल का यूज करते हैं। जैसे व्हेन मशीनिंग ए हाई स्ट्रेंथ एलॉय मीन्स हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले हार्ड और ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग करनी हो तो निगेटिव रैक एंगल का यूज करेंगे। और अगर उसकी हार्डनेस और ज़्यादा बढ़ जाए, मीन्स निगेटिव रैक एंगल से भी मशीनिंग ना हो पाए डियर, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, उस समय उस टूल को, उस वर्कपीस को मशीनिंग करने के लिए नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग का यूज करेंगे। लाइक दैट इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, या वायर ईडीएम, अल्ट्रासोनिक जेट मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, इन सब चीज़ों का हम लोग यूज करेंगे। व्हेन ड्यूरिंग मशीनिंग हैवी इम्पैक्ट लोड आर इनकाउंटर्ड, ऐसे वर्कपीस जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट लोड हमें लगाने हो, वहाँ पर उसको मशीनिंग करने के लिए हम लोग नेगेटिव रैक एंगल का यूज करें। एंड व्हेन मशीनिंग इज इंटरप्टेड, जहाँ पे मशीनिंग कट के हो रही है, रुक के हो रही है, वहाँ पर हम लोग किसका, नेगेटिव। रेगुलर अगर कंटिन्यू मशीनिंग होगी तो जीरो या पॉजिटिव बैक रैक एंगल का भी यूज कर लेंगे, लेकिन मशीनिंग इंटरप्ट होके कटिंग होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डियर, मशीनिंग इंटरप्ट होगा नेगेटिव रैक एंगल का यूज करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन सेटअप इज रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग, जब हमारा मशीन सेटअप रिजिड और स्ट्रांग हो, जो वर्कपीस से बहुत ज़्यादा रिजिड और स्ट्रांग हो, तो उसकी मशीनिंग करने के लिए नेगेटिव बैक रैक एंगल का यूज करेंगे। देन व्हेन मशीनिंग इज डन एट हाई स्पीड, सीधी सी बात है, टूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, देखिए टूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो हाई स्पीड, हाई फीड, हाई डेप्थ ऑफ कट पे हम लोग यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, व्हेन कटिंग टूल मटेरियल कार्बाइड और सिरेमिक, ये लास्ट पॉइंट भी आपसे पूछा गया है, इसको भी आपको जितने भी स्टार पॉइंट करने हैं आप कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। सिरेमिक और कार्बाइड मटेरियल की मशीनिंग करने के लिए कैसे रैक एंगल का यूज करते हैं, और इसके पहले जो हमने आपको बताया, इसके पहले हमने आपको बताया ब्रास एंड कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए जीरो रैक एंगल का यूज करेंगे, और सिरेमिक और कार्बाइड जैसे हार्ड मटेरियल के लिए नेगेटिव रैक एंगल का यूज करेंगे, और स्टील या एल्यूमिनियम के लिए पॉजिटिव बैक रैक एंगल का यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया इफेक्ट ऑफ नेगेटिव बैक रैक एंगल, जो इस तरीके से कुछ डायग्राम से दिखाने की हमने कोशिश की है, जो पहले भी हमने आपको दिखाया। देखिए ये हमारा क्या है, ये नेगेटिव बैक रैक एंगल आपको ऐसे प्रोवाइड किया गया है। अब इफेक्ट ऑफ नेगेटिव रैक एंगल टूल पर देख लेते हैं और उसके इफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं, देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट है जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चीज़ें हमने आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें समझा दी हैं, बस कुछ एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ नेगेटिव रैक एंगल की बात करेंगे, तो व्हेन वी यूज पॉजिटिव रैक एंगल, यदि हम लोग पॉजिटिव रैक एंगल को यूज करते हैं तो ऑब्वियसली है कि टूल की स्ट्रेंथ कम होगी, कटिंग फोर्स कम लगेगा, पावर कंजप्शन भी कम होगा। तो द फोर्स ऑन द टूल डायरेक्ट टुवर्ड्स द कटिंग एज टेंडिंग टू द चिप ब्रेक कॉमा कार्बाइड being brittle lacks shock resistance and will fail if positive रैक एंगल आर used। कार्बाइड के लिए अगर हम लोग पॉजिटिव रैक एंगल का यूज करेंगे तो वह फेल हो जाएगा, क्योंकि वह हैवी शॉक रेजिस्टेंस मटेरियल होता है, बहुत हार्ड और ब्रिटल मटेरियल होता है। तो अभी हमने आपको बताया कार्बाइड और सिरेमिक के लिए नेगेटिव बैक रैक एंगल का यूज करेंगे, पॉजिटिव का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूजिंग ऑफ नेगेटिव रैक एंगल, यदि हम नेगेटिव रैक एंगल को यूज करेंगे तो डायरेक्ट द फोर्स बैक इनटू द बॉडी ऑफ द टूल अवे फ्रॉम द कटिंग एज एंड विच गिव्स प्रोटेक्शन टू द कटिंग एज कॉमा द यूज ऑफ नेगेटिव रैक एंगल इंक्रीज द कटिंग फोर्स,
और इसकी कटिंग फोर्स भी बढ़ेगा, पावर कंजप्शन भी बढ़ेगा, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग वेलोसिटी और फीड भी बढ़ेगा, और टूल लाइफ भी सबसे ज़्यादा इसकी होती है। ये हमारा हो गया। नोट नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नोट पॉइंट कुछ देखिएगा, 2 नोट पॉइंट आपके लिए हैं। पहला नोट पॉइंट आपका है, इन द यूज ऑफ इंडेक्सिबल इंसर्ट हैज आल्सो प्रमोटेड द यूज ऑफ नेगेटिव रैक एंगल, कॉमा एंड इंसर्ट विथ ए नेगेटिव रैक एंगल। यदि हम नेगेटिव रैक एंगल को प्रोवाइड कराएं, इंसर्ट का मतलब प्रोवाइड कराएं, यदि हम लोग नेगेटिव रैक एंगल को प्रोवाइड कराएंगे, देन इफ इंसर्ट विथ नेगेटिव रैक एंगल हैज ट्वाइस एज मेनी कटिंग एज एज ऑन इक्विवेलेंट पॉजिटिव रैक इंसर्ट, तो उससे क्या है, लगभग दोगुनी स्ट्रेंथ भी इसकी बढ़ जाती है नेगेटिव रैक एंगल की पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में, कॉमा सो टू मशीन ए गिवन नंबर ऑफ कंपोनेंट स्मॉलर नंबर ऑफ नेगेटिव रैक एंगल इंसर्ट आर नीडेड सो कंपेयर्ड टू पॉजिटिव इंसर्ट। तो ये हमारा क्या होता है, कुछ रैक एंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट भी देख लीजिए, टूल बीट इज सब्जेक्टेड टू प्योर कंप्रेशन अंडर नेगेटिव रैक वेयर इट इज सब्जेक्टेड टू शियर एंड बेंडिंग अंडर पॉजिटिव। ये आपसे पूछा ऐसा क्वेश्चन। देखिए, यदि हमें देखें इस टूल को, ये तो जीरो रैक एंगल हो गया, अगर इसे पॉजिटिव बनाना है इस तरीके से, तो इसका मतलब यहाँ के मटेरियल को हमें क्या करना चाहिए, इसे हम लोग कट करके निकाल देंगे। पॉजिटिव रैक एंगल बनाने के लिए हम टूल बीट पे क्या करेंगे, देखो टूल बीट, देखो यहाँ हो गया फॉर शियर एंड बेंडिंग। अब यहाँ से हम मटेरियल को कट करके बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा पॉजिटिव बैक रैक एंगल। पॉजिटिव बैक रैक एंगल प्रोड्यूस कराने के लिए मेटल को शियर और बेंड करेंगे, लेकिन निगेटिव रैक एंगल प्रोड्यूस कराने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस टूल, इसको इस एज को कंप्रेस कर देंगे, टूल हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव बैक रैक एंगल। इस एज को कंप्रेस करते हैं, इसको भी कंप्रेस करते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से कंप्रेस कर दिए, ये हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव, यानी कि टूल हमारा कुछ इस तरीके से प्रोवाइड हो जाता है। इस एज को कंप्रेस कर दिए, इस एज को, तो इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारा हो गया डियर एस्पेक्ट ऑफ नेगेटिव बैक रैक एंगल। अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी, 2 पॉइंट और आपका है, एक लीप एंगल है और एक आपका है अप्रोच एंगल है। इस लीप एंगल और अप्रोच एंगल को हम लोग क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ में शियर एंगल भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लीप एंगल, अप्रोच एंगल, शियर एंगल, इन सारे एंगल को हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर से हम लोग ये होप करते हैं डियर कि आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि आज का भी लेक्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर से क्वेश्चंस आपके पुट अप होते हैं। आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर को सॉल्व करिए, तो देखिए आपको क्वेश्चंस यहाँ से खूब सारे मिले हुए होंगे। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लीप एंगल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शियर एंगल को डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।